स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 25 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 300वीं, बी 250वीं, सी 200वीं, डी 150वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 250वीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई है। यह जो जयंती मनाई गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई गई है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई गई और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी और जी किशन रेड्डी जी ने कलकत्ता में राजा राम मोहन पुस्तकालय में एक प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ ही कई कार्यक्रम के साथ बच्चों के लिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की आयोजित किया गया था। वहीं बात करें श्री राजा राम मोहन राय जी के जीवन पर विभिन्न पक्षों पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण भी पेश किया गया था। वहीं बात करें तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में जान लें तो राजा राम मोहन राय जी भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। नवजागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने सती प्रथा जैसे अंधविश्वास और अत्यंत कष्टकारी कुरीतियों को समाप्त करने वाले भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जनक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करें तो इनका जन्म मई 1772 में हुगली जिले के राधानगर में रूढ़िवादी बंगाली फैमिली में हुआ था। और वही बात करें तो राजा राम मोहन राय जी ने पटना में फारसी और अरबी की पढ़ाई भी की है। यहीं से किए थे अरबी और फारसी और अरबी की। और साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत जैसे भाषा भी उन्होंने सीख रखी थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने 1809 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में भी कार्य के अलावा निजी दीवान के रूप में भी वुडफोर्ड एवं डिग्बी में भी कार्य किया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? ऑप्शन ए एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी निर्मला सीतारमण, डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी। वहीं बात करें इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच सहयोग और मजबूत करना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास पर चर्चा करना है। वहीं बात करें तो क्वाड लीडर्स का पिछला शिखर सम्मेलन, पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो 2021 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुआ था। और इस बार का जो आयोजन स्थल है 2022 का वो टोक्यो में हुआ, जो जापान में है। वहीं बात करें तो क्वाड जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी
डायलॉग है। इसमें इस समूह की बात करें तो इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश का एक समूह है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी केरल, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो ड्रोन फोर्स बनाने वाला राज्य बन गया है। वहीं बात करें, इस फोर्स के माध्यम से उत्तराखंड में आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों में मदद मिलेगी। इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। 300 पुलिस कर्मियों को। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड लोकोमोटिव कौन से तकनीक को विकसित किया है? ऑप्शन ए नवदूत, बी देवदूत, सी विश्वकर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देवदूत। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए नवदूत। नवदूत में हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड लोकोमोटिव में देवदूत तकनीक को विकसित किया है। वहीं बात करें, अपने नाम के अनुसार यह इंजन 2 मोड बिजली और बैटरी से चलेगा। ड्यूअल मोड का मतलब है कि बिजली और बैटरी से संचालित होगा। इस माध्यम से लोकोमोटिव रेलवे बोर्ड की तरफ से बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मिल रहा है। यह जो मोड है, इंजन प्रतिदिन 100 लीटर से अधिक 1000 लीटर, माफ़ कीजिएगा 1000 लीटर से अधिक डीजल बचाएगा। अब कुछ नवदूत के बारे में जान लें। नवदूत जो है, नवदूत इंजन का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 कोच को खींच सकता है। यह जो नवदूत है, ये दोनों मोड से चलने वाला इंजन है, जिसमें 84 बैटरियां शामिल है। वर्तमान में यह इंजन 400 टन खींचने की क्षमता रखता है। वहीं बात करें तो नवदूत इंजन को न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, 12वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा 12वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वहीं बात करें, हरियाणा की हॉकी टीम ने झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और इसका जो आयोजन स्थल है इम्फाल है। इम्फाल जो मणिपुर में और यह 12वां संस्करण है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने बिजली उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से निपटने और सार्वजनिक सेवा के वितरण में पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सी ONGC, डी भारत गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ONGC भारत गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय उत्पादक कंपनी बन गई है। वहीं बात करें तो यह व्यापार ONGC कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से किया गया है। ONGC की बात करें तो ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसका स्थापना 14 अगस्त 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO शशि शंकर हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए मनसुख मांडविया, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी जितेंद्र सिंह, डी गिरिराज सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। वहीं बात करें, इस सभा में उन्होंने टीकों और दवाओं तक समान पहुंच को सक्षम करने के लिए एक लचीले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और इसका आयोजन स्थल जो था यह जिनेवा था, जो स्विट्ज़रलैंड में है। वहीं बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा का, तो यह एक विश्व स्वास्थ्य सभा यह एक वैसा मंच है जिसके माध्यम से 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। 194 देशों द्वारा शासित होता है और इसका स्थापना 1948 में किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, बी एस्टन विला, सी लिवरपूल, डी नॉर्विच सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने फुटबॉल इंग्लिश टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वहीं बात करें तो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने अपने आखिरी मैच में एस्टन विला को 3-2 से हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब जीता है। और यह जो टूर्नामेंट है ये इसका 30वां संस्करण है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, तमिल लिटरेरी गार्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए देवराजन, बी AR वेंकट चलपति, सी वैकांत रमन, डी स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी AR वेंकट चलपति, जो हैं
वेंकटचलपति A.R. वेंकटचलपति को तमिल लिटरेरी गार्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। A.R. वेंकटचलपति एक इतिहासकार हैं, एक इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी के प्रोफेसर हैं। वहीं बात करें तो यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का अंतिम प्रश्न कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान गिरकर कौन सा स्थान पे आ गया है? ऑप्शन ए 61वां, बी 54वां, सी 63वां, डी 55वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 54वां। तो इनके बारे में विस्तार से जान लें कि विश्व आर्थिक मंच का यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 117 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है और यह अर्थव्यवस्था में यात्रा और पर्यटन के सतत और लचीले विकास के लिए प्रमुख कारकों की पहचान करता है। भारत का रैंक 2019 में 46वें स्थान से गिरकर 2021 में 54वें स्थान पे आ गया है और 4.2 के स्कोर के साथ भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं बात करें तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जापान सबसे ऊपर है, जापान सबसे ऊपर में है और उसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान आता है। दूसरे और तीसरे पायदान की बात करें तो यूएसए और स्पेन का स्थान आता है। वहीं बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर और इटली शीर्ष 10 देशों में शामिल है। टॉप 10 में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर और इटली, फ्रांस जैसे देश शामिल है। वहीं बात करें तो कोविड शटडाउन में दुनिया अर्थव्यवस्था में यात्रा और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण योगदान का एहसास कराया था कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक पिछले 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से विकसित किया जा रहा है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का ये अंतिम प्रश्न है। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि 25 मई को विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई8।